थिकनेस बढ़ाते हो इंसुलेशन की, ठीक है, तो इनिशियली तो क्या होता है कि जो तुम्हारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनिशियली जो तुम्हारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो तो घटता है और वो ज्यादा तेजी से घटता है। जब इनिशियली तुम किसी भी चीज में इंसुलेशन अप्लाई करना शुरू करते हो तो वो ज्यादा तेजी से घटता है, ठीक है, और जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन उसके इंक्रीज होने का जो रेट है कंडक्टिव रेजिस्टेंस के इनिशियली, वो हमारा क्या है कि वो कम होता है, और जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस सॉरी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के घटने का जो रेट है वो हमारा क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब कोई भी चीज है, तुम्हारे पास कोई वायर है कॉपर की, उसके ऊपर मान लो कि तुमने इंसुलेशन अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली जैसे तुमने पहली लेयर अप्लाई करी, तो उस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारा हीट ट्रांसफर है वो घटने की बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, मैंने बताया था, क्योंकि इनिशियली क्या होगा कि जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, जब तुम उसके ऊपर पहली लेयर अप्लाई करोगे तो जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा, तो इस वजह से टोटल रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये बताया तुम लोगों को कि एक टाइम आने के बाद, मतलब पहली लेयर तुमने अप्लाई करी, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर अप्लाई करी, तीसरी लेयर अप्लाई करी, चौथी लेयर अप्लाई करी, मान लो कि चौथी लेयर वो लेयर है जो कि उसकी क्रिटिकल थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो चौथी लेयर पे आने के बाद क्या होगा, चौथी लेयर पे जब तुम आ जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, चौथी लेयर के बाद जब तुम पांचवी लेयर अप्लाई करोगे तो चौथी लेयर के बाद जो तुम्हारा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है वो कम डिक्रीज होता है, और जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है वो ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो पॉइंट क्रिटिकल जो हमारा रेडियस था वो पॉइंट था जहां पे जो हीट ट्रांसफर है हमारा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर अगली लेयर तुम अप्लाई करते हो तो श्योर एंड सर्टेन जो तुम्हारा हीट ट्रांसफर है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली हमारा जो एम होता है, ठीक है, वो हमारा एम ये होता है कि हम थर्मल इंसुलेशन अप्लाई क्या करते हैं कि हम हीट ट्रांसफर जो हमारा हो रहा है उसको हम कम करना चाहते हैं, दैट इज अवर टास्क, ठीक है। तो इनिशियली ये जो टास्क है वो हमारा रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। अगर तुम लेयर अप्लाई करते हो सिलिंड्रिकल एलिमेंट में तो इनिशियली जो रेजिस्टेंस है तुम्हारा बढ़ने की बजाय घटता है, ठीक है, अप टू द सर्टेन पॉइंट, ठीक है, और उस पॉइंट पे जाने के बाद जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो फिर क्या होना शुरू होता है, ज्यादा होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। तो उसके बाद जो हीट ट्रांसफर रेट है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये डायग्राम तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, और इसमें तुमने क्या किया हुआ है कि ये तो देखो यहाँ पे तो तुम्हें दिख रही होगी ये इंटरनल रेडियस है, ठीक है, ये तो हमारा इंटरनल रेडियस है, सिलेंडर का जो इंटरनल रेडियस है वो हमारा R1 है, ठीक है। और जब तुम R1 के बाद यहाँ पे क्या अप्लाई करते हो, और थिकनेस अप्लाई करते हो इस डायरेक्शन में, R1 के बाद तुम आगे जा रहे हो, ठीक है, तो R1 के बाद जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तो एक थिकनेस आएगी जिसपे जो हीट ट्रांसफर है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम R1 के बाद क्या कर रहे हो कि R1 के बाद और इंसुलेशन तुम अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो होना ये चाहिए था, जो बेसिक सोच हमारी कहती है वो ये कहती है कि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर कोई लेयर अप्लाई करते हैं तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो उल्टा रहा है, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस घट रहा है, क्योंकि देख सकते हो कि जैसे जैसे हम यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं हमारा हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है इसका मतलब हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कम हो रहा है अप्लाई करने पे, जो लेयर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब तुम यहां से यहां तक पूरी लेयर कंप्लीट कर लेते हो, मतलब इतना मटेरियल तुमने मान लो अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद अगर जब अगली लेयर तुम अप्लाई करने जा रहे हो, मतलब यहां के बाद अगर तुम अगली लेयर अप्लाई करते हो तो यहां के बाद जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारा एज यूजुअल जैसा हम सोचते हैं कि किसी भी लेयर को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ के बाद तो जो टोटल रेजिस्टेंस है ये आर टोटल जो है यहाँ के बाद तो इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर इतने डिस्टेंस में बोले तो जो आर टोटल है ये हमारा डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हीट ट्रांसफर है एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद फिर ये हमारे पास नीचे जो है डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो ये हमने देखा था लास्ट टाइम पे और हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली थी ऑलरेडी, ठीक है। और वो जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो वैल्यू थी R इजिकल टू R2 इजिकल टू K बाय H, ठीक है। दिस इज फॉर द सिलेंडर, ये हमारे पास सिलेंडर के लिए था, ठीक है। जो R2 इजिकल टू हमारा K बाय H आया है वो हमारा सिलेंडर के लिए था, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। अब अगर हमारा ये जो क्वांटिटी है ये सिलेंडर के लिए है K बाय H, ठीक है, तो ये तुम्हें यहाँ पे बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये जो K हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये K हमारा वायर का नहीं है। जैसे कॉपर की वायर है तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, ये उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है जो तुमने कॉपर की वायर के ऊपर अप्लाई करी है, मतलब ये इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें इसका भी पता होना चाहिए कि ये H क्या है,
H को अगर देखोगे तो H जो हमने माना था वो H हमने कहाँ का माना था, बाहर का माना था, मतलब इस सिलेंडर के अंदर का नहीं था H यहाँ का था, ठीक है, बाहर आउटसाइड द सिलेंडर का जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये था। तो ये जो H है ये हमारा किसका है, आउटसाइड का है। तो ये चीज इस इक्वेशन में तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो K है वो हमारा इंसुलेशन का है, H है हमारा आउटसाइड द इंसुलेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू ये तुम्हें यहाँ पे भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो देयर विल बी ऑलवेज अ कंफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वायर और स्टील या कॉपर जिसका भी बना है वो भी दिया रहेगा, यू विल बी गिवन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, और उसके ऊपर जो इंसुलेशन अप्लाई करेंगे वो किसी मटेरियल का होगा, तो उस इंसुलेशन के भी थर्मल कंडक्टिविटी दी होगी तुम्हारे क्वेश्चन में, और तुमसे बोलेगा कि बताओ भाई क्रिटिकल थिकनेस की वैल्यू कितनी होगी। तो उस केस में साफ साफ तुम्हें पता होना चाहिए कि के इंसुलेशन का यूज करके ही क्रिटिकल थिकनेस निकालते हैं, इसमें के कॉपर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने ये बताया था, इसको भी थोड़ा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर टोटल रेजिस्टेंस को हम देखें तो जैसे जैसे हम इनिशियली हम अप्लाई करते हैं कोई भी लेयर, तो ये बेसिकली जो सरफेस रेजिस्टेंस है ये हमारा दिखा रहा है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो देख सकते हो कि जैसे जैसे हम लेयर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम लेयर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उसका मतलब हम इंसुलेशन की लेयर अप्लाई कर रहे हैं, तो आर कन्वेक्टिव तो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये जो मटेरियल रेजिस्टेंस है ये बेसिकली दिखा रहा है तुम्हारा आर कंडक्टिव, ठीक है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है और आर कन्वेक्टिव की वैल्यू ये होती है, जैसे तुम देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर कंडक्टिव तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन आर कन्वेक्टिव जो है डिक्रीज कर रहा है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा वो डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों का जो समेशन है वो क्या है, ठीक है। अगर तुम्हारा जो प्रीडोमिनेट कर गया इनमें से वही क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैंने बताया था, यहां से यहां तक तो जो डिक्रीज इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है आर कंडक्टिव की वो कम होती है, और आर कन्वेक्टिव ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है। तो यहाँ जो डोमिनेट करता है वो हमारा आर कन्वेक्टिव करता है, मतलब यहां से यहां तक ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि ये आर कन्वेक्टिव बहुत ही तेजी से डिक्रीज होता है। और इस पॉइंट के बाद आर कन्वेक्टिव हमारा इतना डोमिनेट नहीं कर पाता, यहां के बाद जो है आर कंडक्टिव डोमिनेट करता है, तो आर कंडक्टिव ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू जितने तेजी से तुम्हारा आर कन्वेक्टिव डिक्रीज हो रहा है। सो एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द आर कन्वेक्टिव, the increase in the R conductive is more after this critical point, ठीक है। That's why the total resistance increases, and if the total resistance will increase, then you know the heat transfer will decrease, because heat transfer is inversely proportional to the resistance, as you know, ठीक है। तो ये हमारे पास थी थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में हमने देखा। Now we will solve a numerical problem, as you can see in this particular numerical problem, we have this particular numerical problem and we have to solve this problem, ठीक है। तो बहुत ही आसान एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है हमारे पास, ठीक है, व्हाट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इफ यू विल रीड दिस प्रॉब्लम यू कैन सी दिस इज गिवन दैट a 3 mm diameter and 6 meter long electric wire tightly wrapped with 2 mm thick plastic cover, ठीक है। देखो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस है, सॉरी डायमीटर जो है वो हमारे पास गिवन है 3 mm, ठीक है, और जो उसकी लेंथ है वो भी हमारे पास गिवन है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द वायर दैट इज गिवन, ओके, which is tightly wrapped with 2 mm thick plastic cover, that means 3 mm डायमीटर के ऊपर 2 mm का प्लास्टिक कवर लगा हुआ, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, 3 mm, ठीक है, ये R1 की वैल्यू होगी। R2 की वैल्यू कितनी होगी, तो R2 की वैल्यू 3 + 2 5 mm, तो सॉरी 5 mm नहीं होगी, R1 नहीं, यहाँ तो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर का मतलब इसको R/2 का लो, ये 1.5 mm तो तुम्हारा R1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और मैं कहूँ R2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 mm, ठीक है, मतलब 1 mm हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो ये होगा R2 की वैल्यू होगी 2.5, ठीक है, क्योंकि 3 + 2 डायमीटर 6 हो गया, तो R2 जो होगा 6/2, मतलब तुम्हारा सॉरी 3 + 2 5 हो गया, 5/2 दैट इज 2.5, ठीक है। तो R2 की वैल्यू होगी 2.5, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, whose thermal conductivity is K 0.15 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसने जो थर्मल कंडक्टिविटी दी है
ये किसकी दी है? प्लास्टिक कवर, मतलब इंसुलेशन की ही दी है। दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज गिवन फॉर द इंसुलेशन। ओके, उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंडिकेट्स दैट करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू द वायर एंड देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 8 वोल्ट अलोंग द वायर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है कि जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, और 8 वोल्ट का जो वायर के अलोंग जो ड्रॉप है, मतलब टोटल लेंथ 6 मीटर के अंदर जो टोटल ड्रॉप आ रहा है वोल्टेज का, वो दिया हुआ है 8 वोल्ट। ठीक है, इफ द इंसुलेटेड वायर इज एक्सपोज टू द मीडियम ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हुआ कि बाहर का टेम्परेचर दे दिया है, वायर के बाहर का टेम्परेचर क्या है, तो ये बेसिकली तुम्हें टी इन्फिनिटिव की वैल्यू दे दी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, विथ अ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एच की भी वैल्यू दे दी तुम्हें, जो बाहर आउटसाइड एच की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास दी हुई है 12 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसने पूछा है डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ वायर, मतलब जो वायर का इंटरफेस है वहां पे टेम्परेचर बताना है। ठीक है, एंड द प्लास्टिक कवर इज इन स्टडी ऑपरेशन। ठीक है, मतलब स्टडी स्टेट मानना है। ठीक, तो वो तो ऑलरेडी हम मानते ही हैं, स्टडी स्टेट डेरिवेशन में हमने इनिशियली ही मान लिया था स्टडी स्टेट। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन वेदर डबलिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कवर विल इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरफेस टेम्परेचर। उसके बाद ये भी बताना है कि अगर हम जो अभी हम थिकनेस ले रहे हैं 2 mm थिकनेस ले रहे हैं, अगर हम 4 mm की थिकनेस लें तो जो इंटरफेस टेम्परेचर आएगा, ठीक है, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना है। इंटरफेस मतलब जहां से 3 mm का तुम्हारा वायर है, ठीक है, 3 mm के वायर से जो हम जा रहे हैं किस पे 5 mm, मतलब उसके ऊपर 2 mm को जो प्लास्टिक कवर हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं कि जो इंटरफेस होगा वहां पे निकालना है। मतलब देख लो यहाँ पे ये इस तरीके का है। ठीक है, ये तुम्हारे पास वायर है, वायर किसका दिया हुआ था? शायद आई थिंक कॉपर का था। ठीक है, मटेरियल नहीं दिया हुआ है वायर का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल की हमें यहाँ जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यहाँ पे जरूरत। ये तुम्हारा जो है ये वायर है, दिस इज द वायर। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज वायर, दिस रेड पोर्शन इज योर वायर। ठीक है, एंड दिस इज द प्लास्टिक कवर दैट यू हैव अप्लाइड, प्लास्टिक कवर। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो, ये हमारा R1 की वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा ये R2 की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस का टेम्परेचर ये जो माना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने टेम्परेचर मान लिया है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज T1। ठीक है, और इसके बाद हमने माना हुआ है T2 टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद जो बाहर का टेम्परेचर है दैट इज T इंफिनिटी, ये हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, मतलब इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है, इस पॉइंट का वो T1 दिया हुआ है, यहाँ का जो टेम्परेचर है इसका T2 दिया हुआ है, और आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिया हुआ है T इंफिनिटी। तो अगर मैं कहूँ इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओ तो तुम बहुत इजीली बना सकते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर मैं कहूँ कि T1 से जाते हुए T1 से लेकर T इंफिनिटी तक का इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओ, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बना हुआ है, वैसे मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले T1 हमने माना, यहाँ पे इंटरफेस जो है, इस इंटरफेस का जो टेम्परेचर है ये हमने T1 माना है, तो T1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, T1 के बाद जो T2 माना है वो यहाँ माना है, ये यहाँ पे T2 माना हुआ है। ठीक है, जहां मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ T2 माना है, यहाँ पे T1 माना है। तो T1 और T2 के बीच क्या है? एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो किसका है? प्लास्टिक का है। तो T1 ले लिया और यहाँ पे मान लेंगे ये हमारा T2 हो गया। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा? ये प्लास्टिक का जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक का कंडक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अब T2 यहाँ पे है, इस सरफेस पे, आउटर सरफेस का टेम्परेचर है, और बाहर जो एयर है उसका टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है T इंफिनिटी। ठीक है, तो T इंफिनिटी मान लेते हैं। तो T2 और T इंफिनिटी के बीच में एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं R कन्वेक्टिव। ठीक है, एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस लगेगा, वो हमारा होगा R कन्वेक्टिव। ठीक है, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर एलिमेंट। इस वायर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी होगी वो ये होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दिया क्या क्या है कि साइज ऑफ वायर दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर, करंट, वोल्टेज सप्लाई टू द वायर, एम्बिएंट कंडीशन एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये सारी चीजें हमारे पास नोन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? द टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ वायर एंड द टेम्परेचर ऑन द प्लास्टिक कवर, मतलब T1 की वैल्यू निकालनी है और T2 की वैल्यू निकालनी है। चेंज इन द इंटरफेस टेम्परेचर बाय डबलिंग द प्लास्टिक थिकनेस कवर। ठीक है, इंटरफेस टेम्परेचर में कितना चेंज होगा? तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना।
क्योंकि हम ये जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है वो हम कहीं से कहीं के बीच भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो हम हीट जो हमारा इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू तुम्हें पता है, तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू पता है, और तुम्हें यहाँ पे जो हमारा करंट है उसकी भी वैल्यू पता है, तो हम Q यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो Q की वैल्यू होगी वो होगी हमारा जो इस वायर में वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पूरी लेंथ L लेंथ के ड्यूरेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द करंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दी हुई है, वोल्टेज और करंट से तुम्हारा Q मिल जाएगा। इसी Q को इस सर्किट के लिए यूज कर लेंगे क्योंकि Q तो वही है, ठीक है। तो इसी Q को इस सर्किट के लिए यूज कर लेंगे और फिर हमें जो टेम्परेचर पूछ रहा है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो Q इज इक्वल टू V इंटू आई, Q की वैल्यू दी हुई थी, V की वैल्यू दी हुई थी 8 और करंट की वैल्यू दी हुई थी 10, सो यू विल गेट 80 वाट, 80 वाट यू आर गेटिंग एज Q, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू निकालना चाहूँ, R प्लास्टिक की और R कंडक्टिव कन्वेक्टिव निकालना चाहूँ, ठीक है, तो एरिया तो तुम्हें पता है A2 जो एरिया होगा R कन्वेक्टिव वाले में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा A2 वाला जो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब बाहर का एरिया, क्योंकि R कन्वेक्टिव देखो किसके किसके बीच है, T2 और हमारा किसके बीच है, T इन्फिनिटिव के बीच में है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा दिस विल बी द आउटर सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर and outer surface area of this cylinder will be 2 pi radius of the outer radius of the cylinder multiplied by length। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 0.132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। So you will get this A2 as 0.132 मीटर स्क्वायर। So R convective you can calculate this as 1 by H into A2, चाहे तो ये यहाँ डायरेक्ट भी डाल के कैलकुलेट कर सकते थे, आना वही है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू यू विल गेट दिस एज 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यहां तक किसी को दिक्कत? अभी आर कन्वेक्टिव तक जहां तक हमने निकाला है यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये आर कन्वेक्टिव निकाल लिया भाई। इसी तरीके से आर कंडक्टिव निकाल लो, या ये आर प्लास्टिक या आर इंसुलेशन जो तुमने लगाया है वो निकाल लो। वो तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। आर प्लास्टिक तुम्हें पता है, कोई भी चीज है सिलिंड्रिकल एलिमेंट है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी ln r2 by r1 डिवाइडेड बाय 2 पाई kl, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू देख सकते हो, ln r2 r1 दोनों पता है, r2 3.5 है, r1 1.5 है, ठीक है। ये निकाल लोगे डिवाइडेड बाय 2 पाई kl, 2 पाई k दिया हुआ है, ठीक है, इनटू l। प्लास्टिक का k लेना है क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है k इसका कितना होगा, प्लास्टिक का k लेंगे क्योंकि प्लास्टिक के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और r1 r2 दोनों दिए हुए हैं। r1 की वैल्यू जैसा मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, R1 की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, देखो R1 की जो वैल्यू है वो 3 mm दिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने जो है 2 mm का प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो फाइनली इट बिकम्स 3.5 mm, द R2 विल बिकम 3.5 mm एंड R1 इज 1.5 mm, ठीक है। सो इस तरीके से तुम R प्लास्टिक की जो वैल्यू है यू कैन फाइंड आउट द R प्लास्टिक एज 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ठीक है। अब तुमने आर प्लास्टिक निकाल लिया, आर कन्वेक्टिव निकाल लिया, इसका मतलब तुम टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हो। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये आर प्लास्टिक होगा, आर प्लास्टिक, टोटल रेजिस्टेंस विल बी आर प्लास्टिक प्लस आर कन्वेक्टिव, ओके। सो व्हाट विल बी द आर प्लास्टिक? आर प्लास्टिक यू हैव कैलकुलेटेड एज, सॉरी इसने उल्टा लिखा हुआ है, ये हमारा पहले आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर कन्वेक्टिव लिखा हुआ है इसने, तो आर कन्वेक्टिव प्लस आर प्लास्टिक किया हुआ है, बात एक ही है, कुछ भी कर लो। तो ये आर कन्वेक्टिव की वैल्यू डाल दी और आर प्लास्टिक की वैल्यू डाल दी। सो यू हैव कैलकुलेटेड द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। ये जो सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इस सर्किट का टोटल जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास आर प्लास्टिक प्लस आर कन्वेक्टिव, ठीक है। ये चीजें हमने निकाल ली, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.78, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता ही है भाई, ये जो रिलेशन है हीट ट्रांसफर का या हीट ट्रांसफर की जो इक्वेशन है, ठीक है, T1 माइनस T2 या डेल्टा T बाय R, ये जो इक्वेशन होती है Q इक्वल टू क्या होता है हमारा डेल्टा T ओवरऑल, ठीक है। जहां पे भी लगाना चाहते हो वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। डेल्टा T डिवाइडेड बाय R टोटल, जिसके जिसके टेम्परेचर के बीच लगाना चाहते हो उसी के बीच का यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा T अप्लाई कर रहा हूँ इस पॉइंट, मतलब T1 और T इन्फिनिटिव के बीच में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो T1 और T इन्फिनिटिव के बीच में अगर मैं डेल्टा T अप्लाई करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, T1 माइनस T इन्फिनिटिव विल बी इक्वल टू R टोटल, सॉरी दिस विल बी T1 माइनस T इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय R टोटल, दिस विल बी इक्वल टू Q, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि T1 माइनस टी इन्फिनेटिव को तुम क्या लिख सकते हो, Q इंटू आर टोटल लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही किया हुआ है हमने, आगे देखोगे तो यही किया हुआ है कि T1 माइनस टी इन्फिनेटिव क्या आया हमारा, Q इंटू क्या आया, आर टोटल आया। ठीक है, तो इसने टी इन्फिनेटिव को ये इधर ले गया है, सो यू विल गेटिंग दिस T1 एज टी इन्फिनेटिव प्लस Q इंटू आर टोटल, ये सारी वैल्यू पता है, तो यहां से तुम्हें T1 निकल जाएगा, क्योंकि टी इन्फिनेटिव भी दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाकी सारी वैल्यू भी देखोगे तो सारी डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो केल्विन में चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाती है। तो जो T1 है इंटरफेस का जो टेम्परेचर है, यू कैन फाइंड आउट दिस एज 89.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ कि ये इक्वेशन कहां से आई, तो ये मैंने बता दिया, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे लिख देता हूं, ये इक्वेशन आई है Q इक्वल टू होता है डेल्टा T बाय आर। ठीक है, और जिसके जिसके बीच भी हम डेल्टा टी हमने लगाया हुआ है, Q इक्वल टू T1 और T इन्फिनेटिव के बीच लगाया था हमने डेल्टा T डिवाइडेड बाय आर टोटल, ये आर टोटल। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है यहां से आई है, T1 इक्वल टू T इन्फिनेटिव, तो यहां से हमारा ये 89.4 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो कि T1 कैसे आया। T1 समझ में आ गया कैसे आया है? यस सर। ठीक है, तो कुछ नहीं है यार, देखो जो Q वाली इक्वेशन है ना, वो तुम किसी भी दो पॉइंट के बीच लगा सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जिस भी दो पॉइंट के बीच लगा रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंस उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का आएगा, और रेजिस्टेंस भी उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का आएगा, जो भी टोटल रेजिस्टेंस होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, सो दिस Q इक्वेशन ऑफ Q विच इज डेल्टा T बाय आर टोटल, दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, किसी भी पॉइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ना, अगर हमें मान लो अभी तो इसमें हमारा T2 दिया हुआ नहीं, मतलब इसके सरफेस का टेम्परेचर हमें मालूम नहीं था। ठीक है, अगर हमें इस सरफेस का टेम्परेचर मालूम होता, मान लो हमें T2 की वैल्यू दी होती, तो तुम डायरेक्टली T1 निकाल सकते थे। कैसे? हम इन दोनों के बीच ही लगाते Q को। ठीक है, T1 और T2 के बीच, तो लिखते T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा T, T1 माइनस T2 बीच अप्लाई कर दे तो डिवाइडेड बाय R प्लास्टिक बस डालते हैं यहाँ पे, इसके बीच का ही रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ से हमें T1 मिल जाता। ठीक है, अगर ये T2 की वैल्यू गिवन होती, चूंकि यहाँ नहीं दी है T2 की वैल्यू, तो इसीलिए हमें इसको लगाना पड़ रहा है T1 और T इन्फिनेटिव के बीच में, क्योंकि एक पता होना चाहिए, तो T इन्फिनेटिव दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमारे पास मालूम है। ठीक है, तो अगर तुम्हें T2 मालूम होता, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बाय अप्लाइंग दिस बिटवीन T1 टू T2, हीट इक्वेशन बिटवीन T1 एंड T2 अगर अप्लाई करते तो भी निकल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गई बात, वही T1 निकाल लिया हमने। दूसरा क्या पूछा है हमसे, देखो यहाँ पे दूसरा पूछा है चेंज इन द इंटरफेस टेम्परेचर बाय डबलिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कवर। ठीक है, तो भाई प्लास्टिक कवर की थिकनेस हम डबल करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर प्लास्टिक कवर का हम क्या करते हैं, थिकनेस डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इसने क्रिटिकल थिकनेस निकाला हुआ है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिकनेस क्या है, अगर वो हमें पता चल जाए, ठीक है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उससे ज्यादा होगी तो कैसा होगा, या उससे कम होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल थिकनेस मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए जो क्रिटिकल थिकनेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, द थिकनेस critical thickness is given by K by H. ठीक है, as you know, where K will be K insulation. K insulation मतलब K प्लास्टिक का 0.15 डिवाइडेड बाय 12 किया हुआ है, you are getting this as 12.5 mm. ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई 12.5 mm, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है, कि अप टू द 12.5 mm जो हीट का फ्लो है इंक्रीज करेगा हमारा। ठीक है, और आफ्टर दैट द हीट फ्लो विल डिक्रीज। ठीक है, तो अगर देखोगे तो 12.5 mm जो तुम्हारा आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस जो है हमारा, आउटर रेडियस कितना है, 3.5 mm था हमारा जो आउटर रेडियस था, आर आउटर। ठीक है, आर आउटर जो था, ठीक है, दैट इज 3.5 mm। ठीक है, और जो क्रिटिकल थिकनेस आई वो कितनी आई, 12.5 mm आई।
इसका मतलब ये तो अभी बहुत कम है, अगर डबल भी करते हैं इसको, ठीक है, अगर डबल भी कर देते हो तो भी ये कहीं भी इसके नजदीक वैल्यू नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, मतलब क्रिटिकल थिकनेस को वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। और तुम्हें पता है कि अगर क्रिटिकल थिकनेस को हमारा क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब जो हीट फ्लो है वो इंक्रीज होता है क्रिटिकल थिकनेस तक। तो यही लिखा हुआ है यहाँ कि विच इज लार्जर देन द रेडियस ऑफ प्लास्टिक कवर आफ्टर डबलिंग इट्स थिकनेस, देयरफॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कवर will enhance the heat transfer rate until the outer radius cover reaches to 12.5 mm। मतलब जब तक 12.5 mm तक उसका जो आउटर रेडियस है पहुंच नहीं जाता तब तक जो उसकी वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ग्राफ बताया था तुम लोगों को इस तरीके का कि अगर ये हमारी जो थिकनेस है वो हम बढ़ा रहे हैं, मान लो R2 है, अगर इस R2 को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले जो है ये इस तरीके से जाता है ऊपर तक और फिर डिक्रीज होता है, जैसा मैंने अभी ग्राफ दिखाया था, ठीक है। तो अगर ये 12.5 mm से ज्यादा, ये मान लो कि 3.5 mm से कम वैल्यू आ जाती है 12.5 की, तो हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट है वो हमारा क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि इसको और डिटेल में बताओ? यस सर। ये पता चला कि ये 12.5 mm क्यों हमने कैलकुलेट किया? यस सर। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें तुम्हें डिटेल में थोड़ा बता देना चाहिए। तो देखो इसमें मैं बताता हूँ इस तरीके से। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका रीजन ये है, इस क्वेश्चन को पहले तुम ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद ही समझ आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये बोला है, इसने ये बोला था, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन, मतलब तुम्हें ये पता लगाना है वेदर डबलिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कवर, मतलब जो प्लास्टिक कवर की थिकनेस है अगर हम उसको डबल कर देते हैं, ठीक है, विल इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरफेस टेम्परेचर, ठीक है। तो इंटरफेस टेम्परेचर तो इंक्रीज और देख सकते हो, जो क्रिटिकल थिकनेस हमने कैलकुलेट करी है वो आई है 12.5 mm, ठीक है। मतलब यहाँ ये जो मैं तुम्हें बताता था तो इसमें ये Q होता था और ये होता था R2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, एक्चुअली ये जो वैल्यू है इसमें दिखाता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे इसमें देखो, ये जो वैल्यू है एक्चुअली, ये जो वैल्यू है, ठीक है, क्रिटिकल थिकनेस की जो वैल्यू तुम्हारी आई है, ठीक है। क्रिटिकल थिकनेस मतलब इसको जीरो से मेजर कर रहे हैं, पूरा जीरो से ही मेजर कर रहे हैं, ये हम बीच की वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, जीरो से मेजर करने पे, जीरो से जो तुमने मेजर किया है ये जो वैल्यू आई है ये आई है 12.5 mm, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो अभी प्लास्टिक कवर है, ठीक है, अगर प्लास्टिक कवर की मैं बात करूं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, इस प्लास्टिक कवर का अगर तुम देखोगे तो 3 mm तो इसका डायमीटर है, ठीक है। तो 3 mm डायमीटर का मतलब जो R1 की वैल्यू है वो है हमारी 3/2, मतलब 1.5 mm, ठीक है, इज रैप्ड विथ 2 mm थिक प्लास्टिक कवर, ठीक है। इसको हमने 2 mm थिक प्लास्टिक कवर से रैप किया है, मतलब इसके ऊपर 2 mm और ऐड किया है, समझ रहे हो। तो जो R2 आएगा वो कितना आएगा, 2 mm जो ऐड किया, मतलब 1.5 R1 प्लस जो हमने ऐड किया 2 mm, ठीक है। तो टोटल जो है R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.5 mm, ये तुम्हारी R2 की वैल्यू है, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि ऑल्सो डिटरमाइन वेदर द डबलिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कवर विल इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरफेस टेम्परेचर, ठीक है। तो डबलिंग द प्लास्टिक कवर मतलब क्या हुआ कि ये 2 mm जो ले रहे थे हम थिकनेस, अगर हम इसको 4 mm लें, अगर हम इसको 4 mm लेते हैं तो R2 क्या आएगा, R2 उस केस में आएगा हमारा 5.5 mm, ठीक है। R2 क्या आएगा, 5.5 mm आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा R2 जो आ रहा है, जो तुम्हारा डबल करने के बाद भी जो R2 आ रहा है दैट इज 5.5 mm, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे मतलब जो R2 क्रिटिकल थिकनेस की जो वैल्यू है ये तो 12.5 है, और तुम्हारा जो R2 आ रहा है वो कहीं यहाँ आ रहा होगा, ये वैल्यू मान लो तुम्हारी रही होगी दैट इज 5.5 mm। सो एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रेडियस इज लेस देन द क्रिटिकल रेडियस से चूंकि कम है। तो ये तो हमारा इसकी बात हो गई, जो हमारा क्रिटिकल थिकनेस हमने निकाला है, ठीक है।
चाहो तो तुम ये वैल्यू भी निकाल सकते हो कि अगर हम R2 की वैल्यू 4 mm लेते हैं तो टेम्परेचर T1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर ये पता लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे तो हमने ये जो निकाला था R प्लास्टिक, ठीक है, ये हमने निकाला था R2 को 3.5 लेकर के, ठीक है। अगर तुम 2 mm की जगह उसकी थिकनेस को डबल कर देते हो तो जो R प्लास्टिक निकलेगा उस केस में, मैं बता देता हूं, उस केस में जो R प्लास्टिक निकलेगा वो होता है हमारा ln R2/R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई KL, ठीक है। अब तुमने डबल कर दी थिकनेस तो मैंने बताया कि कितना रेडियस होगा, 5.5 हो जाएगा। अभी 3.5 है, ठीक है। क्यों 3.5 है? क्योंकि 1.5 प्लस 2 mm था, ठीक है, प्लास्टिक। अब बाद में तुमने इसको डबल कर दिया तो 1.5 प्लस 4 कर दिया, 1.5 प्लस 4 5.5 हो गया। तो इसमें ln क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 तो वही है 1.5, 2 पाई KL, ठीक है। KL भी वही है 2 पाई, K भी वही है 0.15 और L की वैल्यू 6 है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, तुम अपना कैलकुलेट करके देख लेना। अगर ये वैल्यू लेते हो तो ये कुछ इससे ज्यादा आएगी, जो इसकी रेजिस्टेंस 0.15 आया है, इससे कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी। तो ज्यादा वैल्यू आएगी तो R टोटल भी बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो फिर अगर इसी इक्वेशन में डाल के निकालोगे तो जो टेम्परेचर आएगा, इंटरफेस टेम्परेचर जो आएगा, दैट विल बी 77.54 डिग्री सेंटीग्रेड। Then in that case the interface temperature T1 you can calculate as 77.54 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल यू विल गेट 77.54 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली कितनी आ रही थी, 89.4 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही, ठीक है। तो जो इंटरफेस का टेम्परेचर है, मतलब जो T1 का टेम्परेचर है, अगर डबल करोगे थिकनेस तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंटरफेस T1 का टेम्परेचर, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैं इसमें और करा दूंगा तुम लोगों को, ये तो बहुत ही मतलब समझ लो कि नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना था हमें। लेकिन आगे जाकर के तुम्हें इसमें एक दो जो क्वेश्चन आए भी हुए हैं, मैंने देख रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है क्रिटिकल थिकनेस से ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिकनेस भाई इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में तो हर बार ही आ रहा है और न्यूमेरिकल भी इसके आ ही रहे हैं, ठीक है। तो एक दो न्यूमेरिकल और मैं करा दूंगा, मच डिटेल में कराऊंगा। अभी तो बस एक जस्ट तुम्हें आइडिया देने के लिए न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल मैं और कराऊंगा जो कि एग्जाम में आया हुआ है, वही न्यूमेरिकल करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एक बार तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे कि क्या आ रहा है पेपर में, ठीक है। क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने देखा नहीं होगा तो उसी हिसाब से तुम इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे होगे, ठीक है। तो एक बार अगर तुम एक बार पेपर अगर देख लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, मैं तुम्हें पीडीएफ में दिखाना चाहूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, लगभग 60-40 का तुम कह सकते हो कि रेशियो है। एक ईयर का मैंने तुम लोगों को विद सॉल्यूशन जो है गूगल क्लासरूम पे डाला हुआ है, ठीक है। बाकी ईयर का भी मैं धीरे धीरे देखता हूँ, एक दो सालों का और भी मैं बना के डाल दूंगा, अभी बन ही रहा है, इन प्रोसेस में, ठीक है। ये देख लो, ये पेपर है तुम्हारा 2016-17 का, ठीक है। देखो पहले आया हुआ है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद एक हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन कुछ आया हुआ है। उसके बाद इसने इधर देख सकते हो, इधर तो पूरी थ्योरी आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, वन में तो थ्योरी आई है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन तुम देखो, स्टीम पाइप ऑफ डायमीटर इज कवर्ड विथ रेडियल थिकनेस ऑफ हाई टेम्परेचर, ये दिया हुआ है। द सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज आउटसाइड टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। एम्बियंट एयर का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीजें निकाल ली है, तो देख सकते हो पहला न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा भी देख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। चौथा तुम्हारा डेरिवेशन है, ठीक है। पांचवा फिर तुम्हारा डेरिवेशन है, छठा फिर से न्यूमेरिकल है, सातवां डेरिवेशन है, आठवां डेरिवेशन है, नौवां तुम्हारा देख सकते हो न्यूमेरिकल है, ठीक है।
10 11 इसमें देखो काफी न्यूमेरिकल, मतलब तुम देख सकते हो बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हैं, यहाँ भी न्यूमेरिकल है, यहाँ भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये तो एक ईयर का हो गया, दूसरे ईयर का किसी और ईयर का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी देख लो, एक आधा पेपर, ये तो रिसेंट ईयर का है, 18-19 का है, ठीक है। ये 18-19 में देख सकते हो, पहला क्वेश्चन में तो 1 से G तक तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर बी में देख सकते हो, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, इसमें भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। और चौथे वाले क्वेश्चन में दोनों न्यूमेरिकल है, पांचवें वाले क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है, छठे क्वेश्चन में तुम्हारा एक न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन है, सातवें क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है और एक डेरिवेशन है, ठीक है। डेरिवेशन ही स्टेट करना है फिक्स लॉ। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो नियरली यू कैन सी दैट द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल एंड द थ्योरेटिकल पोर्शन इन द पेपर इज नियरली 60-40 कह सकते हो, ठीक है। कभी वो कभार ऐसा भी हो सकता है भाई 60 से ज्यादा भी चला जाए न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें, क्योंकि है ही सब्जेक्ट ये न्यूमेरिकल। इसमें भी देख सकते हो ये 2017-18 का पेपर, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल यहाँ पे आया, पहला क्वेश्चन तो वही है नॉर्मल, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसमें थ्योरी होती है, ठीक है, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, उसमें 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे देख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में फिर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, चौथे क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन है, ये न्यूमेरिकल है। पांचवें क्वेश्चन में भी एक डेरिवेशन, एक तुम्हारा कह सकते हो कि डेरिवेशन है और एक न्यूमेरिकल है। छठे क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल है, ठीक है। और सातवें क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। So as you can see in the paper, nearly 60%, you can see that nearly 60% will be numerical, ठीक है। So if you want to score out of 100, if you want to score like 80s or something, then you have to also concentrate on the numerical, ठीक है। numerical काफी पोर्शन आएगा। तो भाई इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर अभी बुक नहीं है तुम लोगों के पास, तो जितना एटलीस्ट में जितने क्वेश्चन तुम लोगों को इस पे भेज रहा हूँ ना, जो गूगल क्लासरूम पे जो सॉल्व वाले जितने भेज रहा हूँ, एटलीस्ट उनकी प्रैक्टिस कर लो, कम से कम वो तो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं उसमें जो भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो मतलब वैसे ही क्वेश्चन है जैसे तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया तुम लोगों को कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया, तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस में भी जो न्यूमेरिकल है तुम्हारा वो आता है, और कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस नियरली हर बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो अभी ये टॉपिक हमने कवर किया है, इसका एक और न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा जो एग्जाम में एग्जैक्टली आया है। अगर एग्जाम में आएगा तो उसी तरीके का आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। एक तो ये इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड आउट करने वाला, एक तो इस तरीके का हो गया, दूसरा तुम्हारा एक और होता है दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल इसमें, वो भी मैं करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये 2 तरीके के न्यूमेरिकल इसमें से करके जाना। पेपर से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भाई, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर कैसे आएगा पेपर। सो भाई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान देना इसमें, मतलब इस चक्कर में मत रहना कि एक दिन पढ़ के हो जाएगा। एक दिन पढ़ के तुम इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल तुम कितने रट सकते हो, 1-2 न्यूमेरिकल रट सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 रट लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं रट पाओगे। और हर क्वेश्चन में ये देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से दूसरा पार्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल है, पहला पार्ट थ्योरी है, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल है। ज्यादातर केस में ऐसा है, किसी किसी में 2 न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। बल्कि तुमने ध्यान दिया होगा कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों की दोनों थ्योरी आई हो। जो 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े वाले, ठीक है, उसमें दोनों थ्योरी नहीं आई है, एक न्यूमेरिकल आया है और एक थ्योरी आई है, ठीक है। सो अगर तुम न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो पेपर का कैसा भी आ सकता है, ठीक है। अगर 70% मान लो कि तुम्हारा, अगर मान लो 70% कैसे, ऐसा पेपर कई बार आ जाता है कि पता चला कि थोड़ा पेपर इधर उधर बन गया एंड यू आर गेटिंग 70% न्यूमेरिकल, ओनली 30% थ्योरी, इन दैट केस द स्कोर विल बी वेरी लो, ठीक है। तो इस चीज के लिए तैयार रहना है, एटलीस्ट यू शुड गो नॉट, अगर बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो न्यूमेरिकल कोई बात नहीं है, बट सेलेक्टेड कर लो। सेलेक्टेड मतलब जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए उनमें से जिस टाइप के मैंने दे रखे हैं उस टाइप के प्रैक्टिस कर लो बुक में, ठीक है। ये तुम्हें आर के राजपूत की बुक मिलेगी ना, उसमें भी मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी में मिलेगा जिसमें मैंने दिया है, ठीक है। जैसे मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि तुम लोगों के पास अगर डीएस कुमार की बुक है तो डीएस कुमार की बुक जो है बेस्ट होगी, ठीक है। लेकिन वो डीएस कुमार अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आर के राजपूत से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जो मैंने नोट्स अपलोड किए हैं उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी न्यूमेरिकल है लास्ट में,
किसी भी चैप्टर के जो तुम नोट्स पढ़ोगे उसमें लास्ट में न्यूमेरिकल भी डले हुए हैं, ठीक है। और वो कुछ जो न्यूमेरिकल हैं वो अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो भी डले हुए हैं, ठीक है। यस सर। कल का जो क्विज हुआ था, मुझे लगा उसमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसका स्कोर 100% हो, ठीक है। तो मैं कल का क्विज थोड़ा सा मैं तुम लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा, कल के क्विज के आंसर्स थे, ठीक है, जिससे कि जो हम टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर गलत लगाया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ये कह रहा है कि आर कंडक्टिव की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी अगर हम इसमें क्या कहते हैं थिकनेस बढ़ाते हैं तो। बताओ। इंक्रीज होगी। हाँ, आर कंडक्टिव तो हमेशा इंक्रीज ही होता है, आर कंडक्टिव पता ही है, ठीक है। तो इंक्रीज होना चाहिए, तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला आंसर ही सही है इसका, द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर। डिक्रीज कौन सा करता है, कन्वेक्टिव वाला, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन यही दिया था मैंने, इसका आंसर काफी सारे लोगों ने गलत लगाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी टॉपिक तुमने पढ़ा नहीं है ढंग से। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया हुआ था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन ये क्या होता है हमेशा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और तुम बढ़ा क्या रहे हो, R2 बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो तुम R2 बढ़ा रहे हो, R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्योंकि क्या वैल्यू होती है जो थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1/। चलो अभी पेन ये काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है तुम्हारी, मैं यहां दिखा देता हूं, ये देख सकते हो दूसरी वाली जो टर्म है इसमें, ठीक है, आर कन्वेक्टिव ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वन बाय 2πr2 इंटू एल। सो R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए जब तुम R2 इसमें बढ़ाओगे तो जो ये वाला रेजिस्टेंस है दूसरे वाला ये घटेगा, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये तो बहुत आसान है भाई, ये वही वैल्यू पूछ दी इसने, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन एट द आउटर सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो मैंने जैसा बताया 1/2πRL इंटू एच, ठीक है। 1/HA होता है, एरिया कितना हो गया 2πR इंटू एल होगा, वेयर R इज द आउटर रेडियस, इट शुड बी आउटर रेडियस, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि R इज द आउटर रेडियस, ठीक है। दैट्स व्हाई द RC विल बी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव गिवन राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैक्सिमम लोगों ने राइट आंसर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर अ प्लेन वॉल ऑफ सरफेस एरिया ए having a layer of insulation on it, what will happen to the thermal resistance for convection of wall if thickness of insulation is increased? This is one of the important question. कितने लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा? ये कह रहा है कि कोई भी तुम वॉल ले लो, जैसे तुम्हारी बुक है उसके ऊपर अगर हम एक, मान लो कि कोई भी वॉल है, प्लेन वॉल जैसे तुम्हारी बुक होती है, ठीक है, उस तरह का कोई वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम इंसुलेशन लगा रहे हैं तो जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है। बताओ बताओ इसका आंसर। तो बता भी क्या सर, शायद बी होगा। बी होगा सर सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। कल मैंने तुम लोगों को बताया तो था यार, कल तुम लोगों को ये नहीं बताया था कि कोई भी अगर वाल है तो वाल का जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होता है 1/HA होता है, ठीक है।
वाल का जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होती क्या है, 1/HA। ये मान लो, देखो ये वाल है तुम्हारा, ठीक है, ये इस तरीके का वाल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, देख लेना, ये इस तरीके का वाल है, इस तरीके का, ऐसा होता है ना, ऐसा। तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वाल का, आर कन्वेक्टिव जो होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/HA, ठीक है। और एरिया क्या आता है, एरिया आता है इस, अगर हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा, हीट के परपेंडिकुलर एरिया आएगा, वो ये वाला एरिया हो, ये हैच एरिया। हैच एरिया का मतलब अगर मैं इसे ए बोलूं और इसे बी बोलूं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पे डिपेंड करेगा। मतलब इसकी वैल्यू होगी h इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और ये लेंथ है, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है इसकी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि थिकनेस बढ़ाते हैं, मतलब एल की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई एल तो है ही नहीं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या है, ए और बी है, ए और बी है, और क्या है, एच है। तो एल तो है ही नहीं, तो एल बढ़ाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। एंड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला था, ठीक है। सेम। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवें पे आ जाते हैं। What is the reason behind the fact that thermal resistance of hollow cylinder for convection decreases with increase in the thickness of insulation? तो ये तो मैंने बताया ही था, इसमें तो सीधा एरिया का कंसेप्ट है, एरिया की वैल्यू डाल देते हैं। जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ इस सिलेंडर का जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इस सिलेंडर का जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इस सिलेंडर का जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, R convective, this is nothing but 1/HA, and this will become 1/H. Area is 2 pi R2 into L, ठीक है। This is the area of this cylinder into H, okay. So this we have put it down this area, and area is increasing due to this R2, ठीक है। So area बढ़ने की वजह से ये जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा डिक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन में यही था, यही दिया हुआ है। What is the reason behind the fact that thermal resistance of hollow cylinder for convection decreases with increase in the thickness of insulation? तो यही है इसका, increase in the surface area of cylinder leads to more convective heat transfer. एरिया बढ़ेगा, convective heat transfer बढ़ेगा, क्योंकि convective heat transfer क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकालते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, Q = HA डेल्टा T, ठीक है, HA T surface minus T infinity. Okay, so this is same valid, that's why the resistance will increase, sorry, resistance will decrease, convective resistance will decrease. What is the critical thickness of insulation for hollow cylinder? बताओ इसका आंसर। सर जिसका मैक्सिमम होता है, हाँ वो डायग्राम तो याद है ना, कौन सा, ये वाला देखो, यहाँ पे क्रिटिकल थिकनेस पे हीट ट्रांसफर क्या है, क्रिटिकल थिकनेस पे हीट ट्रांसफर क्या है, ये रहा क्रिटिकल थिकनेस, इस पे क्या है, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम है, ये रही क्रिटिकल थिकनेस, ठीक है। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन। The thickness of insulation at which the heat transfer rate for the cylinder will be maximum, that will be known as the critical thickness, ठीक है। तो डेफिनेशन भी इसकी यही है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कल को कि व्हाट इज द क्रिटिकल थिकनेस, तो तुम्हें यही बताना है कि द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन एट विच द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम सिलेंडर इज मैक्सिमम इज नोन एज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, छठा क्वेश्चन हो गया है, 7th पे आ जाते हैं, अब आसानी है आगे। When the thickness of insulation is greater than the critical thickness of insulation, मतलब जो तुमने थिकनेस लगाई है किसी भी वायर के ऊपर, जो तुमने थिकनेस या इंसुलेशन अप्लाई किया है, अगर वो क्रिटिकल थिकनेस से ज्यादा अप्लाई किया है, तो हीट ट्रांसफर रेट ऑफ द इंसुलेटेड पाइप
कितना होगा ये बताना है, बढ़ेगा कि घटेगा। तुमने जो थिकनेस लगाई वो इंसुलेशन की थिकनेस से ज्यादा लगाई है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसी डायग्राम से देख लो। हाँ बताओ क्या होना चाहिए इसका, हाँ घटना चाहिए ना, तो इसका आंसर देख लो, विल बी लेस देन द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सेम पाइप विदाउट इंसुलेशन। जो विदाउट इंसुलेशन है उससे इसका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या होगा, कम होगा। अगर यही क्वेश्चन में ये दिया होता कि व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज लेस देन द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता ए हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ लेस देन दिया होता तो इसका आंसर ए हो जाता, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, 7th क्वेश्चन हो गया भाई। 8 पे आ जाते हैं। व्हेन द, यही है क्वेश्चन, देखो 8 वाले का मुझे लग रहा है गलत दिया है क्या, 8 क्या दिया है, व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज लेस देन द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन देन हीट ट्रांसफर रेट ऑफ इंसुलेटेड पाइप विल बी। ये गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर गलत है भाई, इसका आंसर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए ना, विल बी मोर देन द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द पाइप विदाउट इंसुलेशन। जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, लेस देन के लिए क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें सही कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको पता है, हाँ लेकिन ये सब पता तो सबको है, ठीक है। लेकिन मेन चीज इसमें यह है कि देखो इसमें आर आई इंटरनल रेडियस दिया है, आउटर रेडियस आर नॉट दिया हुआ है, ठीक है। के थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, और देखो यहाँ पे 2 एच दिए हुए हैं, एक एच आई है एक एच नॉट है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया आज के लेक्चर में कि जो के है वो तो इंसुलेशन का होता है और एच किसका होता है, आउटर वाले का एच होता है। तो आउटर वाले का एच इसने देखो क्या बोला है, एच नॉट जो है वो हमारा आउटर वाले का है, ठीक है। दिस इज फॉर द आउटर, आउटर वैल्यू क्या है, एच नॉट है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ओके, not this, k by hi will be not right answer. Right answer will be critical thickness will be k upon h naught, where h naught is the heat transfer, convective heat transfer coefficient outside the cylinder, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये स्फीयर के लिए क्या वैल्यू होगी, तो स्फीयर के लिए मैंने बताया 2k by h naught होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्विज था, और ये मैंने लास्ट टाइम पे अभी तुम लोगों को दिया था। बहुत सारे लोगों को, मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने आंसर्स इसके गलत किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया, तो समझ में मुझे लगता है आगे हो गए तुम लोगों को क्विज में कौन सा गलत हुआ है तुम्हारा और कौन सा सही हुआ है, ठीक है। एक का आंसर मैंने ही गलत दे रखा है, वो मैं सही कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट ये यूनिट 1 खत्म हो चुकी है तुम्हारी, यूनिट 1 में अभी इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यूनिट 2 पे, फिन्स पे आ जाएंगे, ठीक है।